हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर चुके हैं मेरे दोस्त। क्लास 12 के लिए फिजिक्स जो यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 का स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें 5 चैप्टर है, तो 5 चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर का स्टार्ट कर दिए थे, इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट। तो फर्स्ट चैप्टर का स्टार्ट किए थे, लेकिन उसमें बहुत सारे टॉपिक बच चुके हैं, कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, देखिए इसमें 5 चैप्टर थे, तो 5 चैप्टर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट है, आज हाफ हुआ था, आज हाफ कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ से पढ़ना है। तो कूलम ला बोले थे कि आप लोग को मास और चार्ज के बीच में डिफरेंस लिखना है। लिखे होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं लिखे होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है यहाँ पर। चलिए कूलम ला बोले थे कि पढ़ाना है, बहुत ही खास टॉपिक है मेरे दोस्त। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कूलम ला से, भी एक पॉपुलर टॉपिक है। एक लड़का पूछ रहा था कि भाई एनसीईआरटी से क्वेश्चन रहते हैं बोर्ड में, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं रहते हैं, इनर क्वेश्चन टॉपिक जो पॉपुलर टॉपिक हो गया, जैसे कि कूलम ला पॉपुलर टॉपिक है, ये सब टाइप के रहता है, शॉर्ट टाइप के रहते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग में आपका डेरिवेशन रहते हैं। तो सब चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो हम लोग को सब क्लियर समझ में आएगा क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे। तो अभी स्टार्ट कर देखिए, कूलम ला क्या है। कूलम ला फॉलो, जैसे कि आप पढ़े होंगे, एक सेकेंड, ग्रेविटेशन का फोर्स पढ़े होंगे क्लास 11th में, ग्रेविटेशनल में, कि दो फोर्स के बीच में जो क्या फोर्स लगता है, कितना डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो उसी का हूबहू आपका कूलम फोर्स है। यहाँ पे दो चार्ज के बीच में फोर्स लगते हैं, वहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगते थे ना, यहाँ पे चार्ज के बीच में फोर्स लेंगे। तो कूलम ला और क्या बोलते हैं, कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में कभी कभी अंतर देता है, लेकिन हम लोग को वहाँ नहीं देना, हम लोग बस कूलम फोर्स बस सेम है, दोनों सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। कुछ भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। अट्रैक्शन कब होंगे और रिपल्सन कब होंगे, कब पिछले बार बताया था कि लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज रहेंगे प्लस प्लस माइनस माइनस तो अट्रैक्शन होगा, और अपोजिट रहेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस तो रिपल्सन रहेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन Q1 एंड Q2 इज सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस r। एक डिस्टेंस r दूरी पर दो चार्ज रखे हैं, तो दोनों में कैसे फोर्स लगते हैं ना, इसी फोर्स के बारे में बताता है कौन, कूलम वाला बताता है। तो कैसे फोर्स लगते हैं, दो प्रकार से फोर्स लगते हैं। फोर्स लगने का जो पहला तरीका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीज़ होती है। मैग्नीट्यूड आपका फिजिकल क्वांटिटी कितना केजी है, और डायरेक्शन तो आप समझते होंगे। तो मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा, समझिए कितना मात्रा। तो दो चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच में कितना मात्रा है, ज़्यादा क्वांटिटी में चार्ज है तो ज़्यादा फोर्स लेंगे, तो वही बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। दोनों चार्जों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। और सेकंड बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। पढ़े हैं ना ग्रेविटेशनल में, क्लास 11 तो ऐसा पढ़े थे ना कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वही यहाँ पे कूलम में चार्ज का फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो सिमिलरली डिफिनेशन है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, सॉरी इनवर्सली हो गया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली, और स्क्वायर का डिस्टेंस का इनवर्सली, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको दोनों का यही बताता है कूलम ला कैसे फोर्स लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, इस प्रकार फोर्स लगता है। यहाँ पे फिगर में बनाया गया, दो चार्ज रखे हैं Q1 Q2, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू कूलम ला क्या बोल रहा है, F is directly proportional to Q1 Q2 and F is inversely proportional to 1 by r square, that is 1 by r, यानी कि r यहाँ डिस्टेंस को दिखा रहा है। तो दोनों को, तो कंबाइनिंग द बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दीजिए। कूलम नहीं ना बोलता है कि फोर्स ऐसे लगते हैं दो चार्ज के बीच में, तो ऐसे फोर्स लगते हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो फोर्स होंगे। तो दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। तो दोनों को हम लोग जो कॉन्स्टेंट हटाते हैं, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आता है ना, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया के रूप में, तो ये हम लोग का इक्वेशन होगा। आगे चल के देखते हैं थोड़ा सा और इसको देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ बहुत अच्छे से। के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कूलम ला कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। के का वैल्यू 1/4 इप्सिलॉन नॉट ER क्या है, इप्सिलॉन नॉट क्या है, देखिए सबको यहाँ बारे में लिखा हुआ है। ई लॉन इप्सिलॉन है, परमिटिविटी को दिखाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, ई नोट है, ई होगा इप्सिलॉन, ई हो गया आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर, मतलब कि एयर में मीडियम मतलब कितना परमिट करता है, एयर किसी भी मतलब मीडियम, एयर एक एयर में, किसी को एयर में फॉलो करवाना, किसी को मीडियम में फॉलो करवाना, तो एयर कितना अलाउ करता है चार्ज को फॉलो होने में, मीडियम कितना अलाउ करता है चार्ज को फॉलो होने में। तो वही होता है कि इप्सिलॉन नोट है, तो इप्सिलॉन ऐसे मीडियम को फॉलो कराने के डायरेक्शन, लेकिन इप्सिलॉन नोट है तो एयर में, इप्सिलॉन आर है तो मीडियम में कितना अलाउ कर रहे हैं ना क्या, चार्ज को फॉलो करने के लिए, तो वही बताता है। तो याद देखा, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इसका वैल्यू देखिए, ई नोट का वैल्यू हमेशा पूछता है कि ई नोट का वैल्यू बताइए। ई नोट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर, एयर कितना अलाउ करता है चार्ज को, मतलब कि फ्लो होने में कितना मदद करता है, ठीक है। तो
एक सेकंड यहाँ पर इप्सिलन क्या होता है, इप्सिलन समझते हैं क्या होता है? देखिए एक तरह से मीडियम का ही काम करता है इप्सिलन भी। तो एयर में करेंगे तो इनोट कर देंगे, मीडियम की बात करेंगे मतलब एक पाथ देता है, एक रास्ता देता है, अलाउ करता है, तो इप्सिलन हो गया। तो अगर एयर में करेगा तो ई नोट और मीडियम में करेगा तो ई आर। ठीक है, इप्सिलन के बारे में डिफिनेशन यहाँ पर नहीं दिया, तो गूगल वगैरह करके थोड़ा नेट वगैरह इसको करके आप देख सकते हैं। मतलब कि कोई मायने नहीं रखता है, आप देखना अनिवार्य है, लेकिन आप चाहते हैं थोड़ा सा पढ़ने के लिए तो इसका डिफिनेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लियर करते हैं। हाँ, वैल्यू याद रखिएगा। एक सेकंड, यहाँ पर यूनिट का वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कैसे आया ना, इसको जस्ट मैं बताऊंगा। ठीक है, ये कैसे आ गया इसको मैं जस्ट अभी बताऊंगा। ये आपका यूनिट हो गया। इसका ईयर का वैल्यू 1 अगर मान लेते हैं कि इसका ईयर का वैल्यू 1 है, मान लेते कोई मीडियम इसका वैल्यू ईयर के लिए 1 ही मान लिया जाता है। ईयर में इसका वैल्यू 1 मान लेते हैं। अब देखिए ऊपर की इक्वेशन हम लोग का क्या होगा, वैल्यू को 1 मान लिए तो के का वैल्यू देखिए 1/4πε0। तो यहाँ पर बोले भैया कि के क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो के है इसी को के माने हैं, इसी को के माने हैं। ठीक है, इसी को के माने हैं। तो ई आर का वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, तो 1/4πε0 ईयर में, तो 1/4πε0 यहाँ पर हम लोग एक सेकंड के का वैल्यू आ गया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड कहाँ पर है, देखिए इक्वेशन थर्ड कहाँ चला गया, देखिए इक्वेशन थर्ड यहाँ पे इक्वेशन थर्ड है। अब हम लोग का वहाँ पर के का वैल्यू बैठाएंगे, तो के का वैल्यू 1 देखिए के बराबर इतना है, तो यहाँ पर के का जो वैल्यू वहाँ पे है 1/4πε0, यहाँ पर बैठा के हम लोग फोर्स का वैल्यू निकालेंगे। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 से के का वैल्यू बैठा देंगे। देखिए फ्रॉम इक्वेशन, एक सेकंड कहाँ चला गया, रुक जाइए थोड़ा सा लास्ट में होगा ना, कहाँ चला गया फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, एक सेकंड, हाँ देखिए मिल गया फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो के का वैल्यू यहाँ बैठा देंगे, तो के यहाँ पर, तो के की जगह पे 1/4πε0 हो गया। ठीक है ना, तो के क्या है, तो के भी आपका इस के का वैल्यू है, कांस्टेंट के रूप में के काम कर रहा है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देखे थे, और एफ आपका Q1 Q2 बटा में r² ये भी देखे थे ऊपर में। तो ये कूलम ला है, कूलम ला के फोर्स है, और के हम लोग का कांस्टेंट में आया था, तो ये फोर्स और के का वैल्यू भी हम लोग बैठा दिए। ठीक है, तो क्लियर हो गया फोर्स का कैसे कैसे क्या हुआ, सब कुछ समझ गए। और इप्सिलन नोट को थोड़ा सा देख लीजिएगा डिफिनेशन अलग से, और बाकी तो एयर बता दिए, मीडियम बता दिए, सब कुछ बता दिए। और एयर के बाद चलिए ठीक है, फोर्स देख लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 3 में सब फोर्स निकला, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यही आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, इसी से फार्मूला वगैरह न्यूमेरिकल वगैरह बनते हैं। तो किसका हो गया, फोर्स का फार्मूला होगा अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ। लेकिन कहाँ पे हो गया, ईयर का वैल्यू यहाँ पे ईयर में दिखा रहा है, ईयर में 1 हो गया। यहाँ पर देखिए ई नोट है, तो यहाँ पर ई आर भी होता, यहाँ पर ई आर भी होता, लेकिन ई आर की जगह पर 1 बैठा दिया, तो 1 हटा दिया। ठीक है ना, तो यही आपका मीडियम ईयर में यही वैल्यू होता है। मीडियम में यहाँ पर ई आर भी रहेंगे। मीडियम में पूछेगा कि मीडियम में फोर्स मतलब दो चार्ज के बीच में मीडियम में क्या फोर्स लगेंगे, तो ई आर लेंगे, और एयर में क्या फोर्स लगेंगे, तो एयर के लिए यही फार्मूला होता है। और न्यूमेरिकल वगैरह ज़्यादा एयर का फार्मूला से ही बनाया जाता है। ठीक है ना, तो याद रखना है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। Q1 Q2 दो चार्ज है, r आपका डिस्टेंस है, ये आपका परमिटिविटी फ्री स्पेस है ε0, और 4π कांस्टेंट है। सब कुछ समझ गए। चलिए अब बात करते हैं फॉर एयर, तो एयर के लिए तो निकल गया सेम के सेम। अब मीडियम के लिए बात करते हैं, तो मीडियम में क्या बोलेंगे, ई आर आ जाएगा, ई आर आ गया मीडियम में, और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, एयर में और मीडियम में दोनों को डिवाइड कर दिए फोर्स को। देखिए दोनों फोर्स को डिवाइड कर दिए, तो एयर में हमको ये था, मीडियम में था, दोनों को डिवाइड कर दिए, बहुत सारे कट जाएंगे, और कट के लास्ट में आपको FA/ma, ये भी आपका ईयर होता है। ईयर का वैल्यू यहाँ पे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम में ईआर। तो रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम क्या होता है, रेशियो होते हैं दो फोर्स का, एक फोर्स जब एयर में लगते हैं और दूसरा फोर्स जब मीडियम में लगते हैं, तो दोनों का रेशियो को बोलते हैं ER। ठीक है, तो ER का फुल डिफिनेशन क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इसका डिफिनेशन कैसे है, ER बराबर, ER इज डिफाइंड एज द रेशियो, देखिएगा एक सेकंड, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स लग रहे हैं, कैसे, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस से दोनों चार्ज दूरी पे हैं, इन द एयर में, एक एयर में फोर्स लग रहे हैं, एंड टू दैट रेशियो किसका है, टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस, उतना ही चार्ज एट द सेम डिस्टेंस इन ए मीडियम, उतना ही चार्ज, दो चार्ज है सेम डिस्टेंस पे है, लेकिन एक फोर्स एयर में लग रहे हैं और एक फोर्स मीडियम में लग रहे हैं, दोनों चार्ज के बीच में देखा जाए तो दोनों का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो ईयर निकल गया, दोनों का डिफिनेशन है, बात को समझ लिए। चलिए आगे देखिए, अब इसका देख लेते हैं कि क्या यूनिट होते हैं। इसका यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, ये पर है, डिवाइड यहाँ पे C² होगा ना, तो यहाँ बटा में होगा, यहाँ पे आपका न्यूटन और पर मीटर। कैसे आगे इसको मैं इसको ही बताता हूँ जस्ट। डायमेंशन क्या होंगे, A-1 L-3 T⁴ और A²। अब देखिए सारा को बता दो कैसे क्या फार्मूला से हो गए, डिफिनेशन फार्मूला देखिए,
फर्स्ट में जो स्टार्टिंग बोले थे इसको बताएंगे, उसको पहले बताते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। कहाँ चला गया, एक सेकेंड, देखिए मिल गया। यहाँ पे बोले थे कि कैसे आ गया इसको बताते हैं। देखिए इप्सिलॉन नोट निकालना है हमको। देखिए इप्सिलॉन नोट यहाँ पर है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो इप्सिलॉन नोट ऊपर में चला जाएगा। इप्सिलॉन नोट यहाँ पर समझिए ऊपर में चला गया, इक्वल टू 1 बटा में के नीचे आ गया, तो के तो कांस्टेंट है, तो के का कुछ वैल्यू होगा नहीं, ठीक है, तो 1/k आ गया। तो 1/k 4 पाई तो भी कांस्टेंट है, इसका भी कुछ नहीं है, ई आर का वैल्यू 1 मान लिए। लेकिन फोर्स भी तो है, आगे देखिएगा फार्मूला में तो फोर्स भी आता है। देखिए एक सेकेंड नीचे थोड़ा सा चलते हैं, यहाँ पर, यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, यहाँ से क्लियर। देखिए इप्सिलॉन नोट को ऊपर भेज दीजिए, ऊपर भेज दिए, इधर इप्सिलॉन नोट आ गया, यहाँ पर आपको इप्सिलॉन नोट मान लीजिए, ठीक है, आ गया इप्सिलॉन नोट। अब देखिए इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा 1/4 पे कॉन्स्टेंट है, एफ नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 1 बटा में नीचे एफ आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, जो एफ है ना इधर आ गया, ठीक है, डाउनवर्ड में। अब बाकी Q1 तो यहाँ पे है ही है, ठीक है, Q2 भी है, और बटा में R स्क्वायर, तो यहाँ पे R स्क्वायर करिए। अब देखिए सारा का फॉर्मूला बैठाइएगा तो फोर्स के क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं। Q1 Q2 तो Q का कूलम चार्ज, तो कूलम स्क्वायर हो गए, ठीक है। अब R आपका मीटर डिस्टेंस है, तो मीटर स्क्वायर होगा, तो वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वही तो आपका लिखा हुआ है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन। देखिए फोर्स का न्यूटन होगा, फोर्स का न्यूटन होता है, तो ऊपर जाएगा तो पर न्यूटन, ठीक है ना, और मीटर स्क्वायर तो ऊपर जाएंगे तो पर मीटर स्क्वायर। बात को समझ गए, बस ट्रांसफर कर दिए, इप्सिलॉन नोट को यहाँ भेज दिए और एफ को नीचे भेज दिया, बाकी सबका यूनिट लिख दिए। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट हमेशा पूछता है, तो यूनिट याद रखिएगा किसका, इप्सिलॉन नोट का, ठीक है। अब फोर्स का बोलिए भैया, फोर्स के क्या होगा, तो फोर्स के भाई कूलम, यहाँ पे देखिए कूलम स्क्वायर होगा, ठीक है, बटा में आपका इप्सिलॉन नोट को अलग से लिखना होगा, इप्सिलॉन नोट को जो लिखे वैल्यू उसका लिखना होगा, तो उसके बाद निकालना। तो फोर्स को तो न्यूटन जानते हैं, तो न्यूटन मान लेंगे, एक्स्ट्रा क्यों याद रखना है, ठीक। फर्स्ट हो गया। सेकंड थिंग जो आगे में एक और आया था हम लोग का, यूनिट एंड डायमेंशन, यहाँ पे इप्सिलॉन नोट का, तो वही जो ही बताएं, कूलम स्क्वायर, जस्ट देखे तो कूलम स्क्वायर बटा में न्यूटन हो गया, और बटा में मीटर स्क्वायर जो बता दिए, दोबारा बताना है नहीं। अब सबका डायमेंशन कैसे लिखा हो, डायमेंशन देखिए, कूलम स्क्वायर चार्ज का क्या होता है 80, तो ए लिख लिए, और टी तो 80 का स्क्वायर हो गया, बटा में न्यूटन, फोर्स का क्या होता है ML T-2 होता है फोर्स का, ML T-2, और मीटर स्क्वायर क्या होगा एल स्क्वायर। अब सबको कैलकुलेशन करिए, यहाँ पर देखिए एम ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ए माइनस में आ गया, एल भी ऊपर जाएगा तो एल देखिए यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल है, तो एल के 3 हो जाएंगे, तो एल के -3, और उसके बाद हम लोग देखते हैं टी का, तो टी का ऊपर में 2 और नीचे में 2, तो ऊपर जाएगा तो प्लस, तो टी का 4 हो गए, और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर देखिए यहाँ पे निगेटिव में है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर पॉजिटिव में हो जाएंगे, यानी एक सेकंड ML T-2 और ए, एक सेकंड 80, देखिए ए ऊपर में भी है ना, एक नीचे में भी है, तो ए स्क्वायर, एक सेकंड यहाँ पे कन्फ्यूजन है, 80 तो टी स्क्वायर तो यहाँ पे दिया हुआ है ना ए स्क्वायर, तो बस ए स्क्वायर यहाँ पर लिखना, पेन मेरा अच्छा से चलता नहीं, क्लियर करते हैं थोड़ा सा। देखिए सब कुछ बैठाइएगा, फार्मूला तो निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, मैं कॉपी पे थोड़ा लिख के बताता ना, ज़्यादा समझ में आता। देखिए एक बार और बताते हैं इसको, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कूलम स्क्वायर, तो कूलम का चाहे 80 हो गया, तो 80 लिख दीजिए, 80 का स्क्वायर हो गया, बटा में न्यूटन, तो न्यूटन का ML T-2, ठीक है, और एम मीटर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर आएगा, तो बाकी सब कर दीजिए, सिंपल है। यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ए के स्क्वायर करिएगा 2 बार है ना, 80 का, तो स्क्वायर, तो ए के 4 हो गया, टी के -4 हो गया, तो वही लिखा है, ए स्क्वायर हो गया, टी के 2 दूनी 4 हो गए, क्योंकि नीचे भी तो 2 है ना, तो 2 नीचे भी है, 2 ऊपर भी है, तो ऊपर जाएगा तो दोनों 4 हो गए, एल नीचे 1 है 1 2 है, तो एल के 3 हो गए, और एम आपका ऊपर जाएगा तो माइनस में हो गया। तो लिख के कॉपी में बनाइएगा ना, तो समझ में आ जाएगा अच्छा से, ठीक है ना, बात को समझ गए। यानी कि याद रखना किसी भी हाल में यूनिट और डायमेंशन पूछे या ना पूछे, यूनिट हमेशा पूछता है, तो यूनिट कैसे आया ये भी मैं बता दिया कि इप्सिलॉन नोट का यूनिट बताइए, और वैल्यू बताइए, जो बताइए 8 पॉइंट कितना था 4, एक सेकंड, वैल्यू याद रखने का चीज़ है सब, कितना था 8.8, यहाँ देखिए वैल्यू याद रखिएगा 8.854, वैल्यू न्यूमेरिकल बनाने में काम देता है, ठीक है ना, तो 8.854 याद रखिएगा, 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एकदम रट जाना किसी भी हाल में इसको, बात को समझ गए। अब जो कूलम वाला भी हम लोग पढ़ें कि 2 चार्ज के बीच में कैसे फोर्स लगता है, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है, उसी का जो फार्मूला आया, उसी फार्मूला पे सारा न्यूमेरिकल, यहाँ पे 2 चार्ज जो न्यूमेरिकल देख रहे हैं, सारा न्यूमेरिकल इसी पे है। अब आप बनाइएगा, न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा, बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो आप व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे कहीं पे मैसेज करिएगा कि भैया जो न्यूमेरिकल आप दिए थे नोट्स में जो है हमसे नहीं बना, बिल्कुल बन जाएगा, न बनने का कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि जो यहाँ पे दिया है बस केवल कूलम वाला पे दिया है। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2, इसको मान लीजिएगा Q1 Q2 आ गया, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इन 3 मीटर, आर का वैल्यू 3 मीटर आ गया, ठीक है ना, एयर में हमेशा एयर में, तो ई आर का वैल्यू नहीं, बस इप्सिलॉन नोट वाला निकालना है, तो फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, तो
F1/4πε जो होता है ना, तो Q1 Q2/r², वही फार्मूला लगाइएगा और बन जाएंगे। सारे न्यूमेरिकल उसी पे है। चार्जेस है, किसी का वैल्यू दिया है, किसी का आर निकालना है, किसी का कुछ भी निकालना है। टू चार्जेस हैव बीन द वैल्यू इतना सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, देखिएगा। तो फाइंड द डिस्टेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों के बीच में निकालना है। तो फोर्स का लास्ट में यूनिट न्यूटन लिख दीजिएगा। टू चार्जेस मैग्नीट्यूड इतना अट्रैक्टेड ईच अदर, जब अट्रैक्शन हो रहे हैं तो दोनों क्या होंगे, अपोजिट चार्ज होंगे। ठीक है, सॉरी एक सेकंड। सेपरेटेड बाई, देखिए इतना दूरी में सेपरेट है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द, फोर्स दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना है, आर का वैल्यू निकालना है। तो सिमिलर फार्मूला जो ऊपर में पढ़े, कहाँ गया, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यही फार्मूला लगाना है मेरे दोस्त। कभी आर का वैल्यू निकालना है, कभी Q1 का निकालना है, कभी फोर्स का निकालना है। तो बस कैलकुलेशन करना है, बाकी कुछ इसमें और करना है नहीं। और 1/4πε का जो वैल्यू है 9 × 10⁻, बताते हैं इसका वैल्यू दिया होगा ना। एक सेकंड, देखिए दोनों चार्ज का वैल्यू दिया रहेगा, Q1 Q2 दिया, आर भी दिया है। हम लोग का इसका वैल्यू मिल जाएगा ना, तो बहुत आसान है। इसका वैल्यू लिख लीजिए, 1/4πε का जो वैल्यू होता है, याद रखिएगा, 9 × 10⁻9, ठीक है, 9 × 10⁻9। एक सेकंड न्यूटन। देखिए इसका वैल्यू क्या बोले, 9, देखिएगा 9 × 10⁻9, ठीक है। अब देखिए यूनिट कैसे लिखेंगे, यूनिट ऐसे याद रखना होगा, लेकिन देखने की फार्मूला देखिए यहाँ पे, यूनिट में यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए कैसे लिखेंगे। बोल रहा है 9 × 10⁻9, ठीक है। अब देखिए यूनिट कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमको 1/ε0, तो 1/4 तो कांस्टेंट है। ε0 कभी हम लोग नीचे में देखे थे क्या होंगे बताएंगे, लेकिन फोर्स को डाउनलोड करना है, ε0 निकालना है, इसको ऊपर भेज देंगे। तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, तो यहाँ पे लिख देंगे न्यूटन। एक सेकेंड, आर का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। चार्ज का कूलम, तो यहाँ पे पर कूलम स्क्वायर हो जाएंगे। क्यों पर कूलम होंगे बताते हैं, क्यों पर कूलम होंगे, क्योंकि 1/ε0 नीचे में डाउनवर्ड, ऊपर में जब जाएगा ना, तो ऊपर में हम लोग को 1/ε0 का ऊपर में जो वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे हम लोग ऊपर में लिखना होगा। तो यहाँ पे जो ऊपर में लिखेंगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ पे आपका देखिएगा, यहाँ पे ε0, यहाँ पे C का 2 आएगा, ऊपर में जाएगा तो C का -2, कूलम का -2 आ जाएगा। कैसे आएगा -2, यहाँ पे देखिए कैसे आएगा -2, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा देखिए कैसे आएगा -2, क्योंकि कूलम स्क्वायर है, बटा में क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे सीधा है, वहाँ पे डाउनवर्ड है, वहाँ पे 1/ε0 है, 1/ε0 है, ध्यान दीजिएगा 1/ε0 है, तो 1/ε0 है, तो कूलम क्या हो जाएगा, कूलम -2 में चला जाएगा, ठीक है ना। बाकी तो कूलम -2 में चला गया, और न्यूटन तो न्यूटन में जाएगा मीटर स्क्वायर, नीचे है तो ऊपर में, तो निगेटिव है ना, तो निगेटिव यहाँ पे नीचे में है 1/, है तो यहाँ पे -1 है, ठीक है ना, और मीटर में -2 है, तो ऊपर में जाएगा तो प्लस में हो गए। अभी देखिए ऊपर में है तो नीचे में जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो बात को समझ होंगे तो बहुत अच्छा है, और नहीं समझोगे तो बस केवल याद रखिए। कहाँ चला गया, अगर नहीं समझोगे तो 1/4πε0 का वैल्यू जो होगा याद रखिएगा। 1/4πε0 का जो वैल्यू है इसी को याद रखिएगा। बाकी अगर नहीं समझते तो मत समझिए, लेकिन मैंने समझाने का कोशिश किया हूँ कैसे इसका यूनिट आता है। तो यूनिट क्या बोलिए, एक बार और लिख देते हैं, 9 × 10⁻9, ठीक है, न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम, ठीक है, पर कूलम स्क्वायर, सॉरी पर कूलम स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखा, नीचे में से कूलम लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर, ठीक है ना, ऊपर नहीं लिखिएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो 1/4 का वैल्यू है, ये वैल्यू को बैठा दीजिएगा, और बाकी Q1 Q2 का दिया रहेगा, आर का दिया रहेगा, फोर्स निकाल देना है। तो बस जो समझाना था, समझाना मैं चाह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी फार्मूला कैसे है, बाकी और सब पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए, और देखिए 2 चार्जेस है, Q1 Q2 आर डिस्टेंस है, एक प्रोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटोन का कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, प्रोटोन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, दोनों का 1 में लीजिएगा वैल्यू, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻−10 मीटर, इसका वैल्यू बैठा के कैलकुलेशन करना होगा। फाइंड द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द प्रोटोन एंड ए अल्फा पार्टिकल। प्रोटोन क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल होते हैं जिसमें +2 चार्ज होते हैं, ठीक है ना। दोनों में रिपल्सिव फोर्स रहेंगे, यानी कि +2 इसका होता है वैल्यू, और प्रोटोन का वैल्यू +1 होते हैं, दोनों प्लस है, दोनों रिपल्सिव होंगे, तो दोनों का प्लस वैल्यू, डिस्टेंस भी दिया है तो फोर्स नहीं निकाल लीजिएगा। फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2/r², तो 1/4πε0 का वैल्यू पता है, Q1 Q2 आर का वैल्यू पता है, सारे को वैल्यू बैठा के निकाल लेना है। और लास्ट में जो नहीं लिखेगा ना, न्यूटन मीटर पर कूलम वो सब नहीं लिखेगा, तो लास्ट में न्यूटन केवल लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। फोर्स का बनाकर भेजिएगा टेलीग्राम पे, नहीं आएगा तो मैं सारे न्यूमेरिकल को बनाकर अलग से भेज दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन हिंट कर दिया हूँ कैसे बनेगा। बाकी आप लोग बताइएगा, नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा। तो सिंपल आपका वेक्टर फॉर्म में नहीं हुआ है, सिंपल कूलम फॉर्म। अब कूलम फॉर्म को देखेंगे वेक्टर फॉर्म में, डायरेक्शन के साथ
फोर्स तो दो चार्ज के बीच में लग रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में हमेशा डायरेक्शन भी पढ़ते हैं ना, तो दो चार्ज के बीच में डायरेक्शन, कौन चार्ज किधर से डायरेक्शन और किधर से फोर्स लगा रहा है। अब देखते हैं कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये भी थोड़ा सा खास टॉपिक है, लेकिन उतना खास नहीं है जितना फर्स्ट में पढ़े। लेट अस कंसीडर द टू चार्ज Q1 एंड Q2। यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं, विचार करते हैं कि दो चार्ज है Q1 और Q2 है, सेपरेट बाय डिस्टेंस r डिस्टेंस पे है, सो इन द फिगर। फिगर में दिखाया गया कि Q1 Q2 दो चार्ज है, डिस्टेंस दोनों के बीच में r है। ठीक है, अब देखिए फोर्स 1 2 कहने का मतलब कि फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2। देखिए 1 उसके बाद 2, यानी कि 1 पे फोर्स लगा रहा है कौन, 2 लगा रहा है। 1 पे फोर्स लगा रहा है तब इधर दब गया, इधर मुंह दबा हुआ है, 1 सटा हुआ है। क्यों, क्योंकि 1 पे फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, तो 2 लगा रहा है तो 1 दबा हुआ है। यहाँ पे 2 पे लगा रहा है 1, फोर्स एक्टिंग ऑन Q2। देखिए Q2 इस पे कौन लगा रहा है, Q1 1 है, यानी कि Q1 लगा रहा है, दोनों पे होगा। चलिए अब दोनों में डायरेक्शन भी देख लेते हैं। जो वेक्टर का डायरेक्शन दिखाएगा यहाँ पे 1 2 क्या है, यूनिट वेक्टर एलोंग Q1 टू Q2। 1 2 यानी कि 1 से 2 की ओर गए, ये डायरेक्शन दिखा रहा है तो 1 से 2 की ओर गए, यूनिट डायरेक्शन है। और 2 1 यानी कि 2 से 1 की ओर गए, तो यहाँ पर 2 से 1, तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन हो गया। अब क्या करेंगे, आगे देख लीजिए, थोड़ा सा आगे देख लीजिए बस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स गिवन बाई, फोर्स की फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। तो 1/4πε0 एक बार इसके लिए और 1/4πε0 एक बार इसके लिए। तो यहाँ से 1 से 2 तो 1 2 कर दिए, और 1 से 2 डायरेक्शन हो गया 1 2, और यहाँ पर 2 पे फोर्स लगा रहा है कौन, 1, तो यहाँ पर किसका लेंगे 1 2 लगाएंगे, ये डायरेक्शन हो गया। तो दोनों का डायरेक्शन 1 2 कहाँ लेंगे, 2 1 कहाँ लेंगे। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फोर्स लगा रहा है यहाँ पर, देखिए फोर्स इस पे लगा रहा है 1 पर, कौन लगा रहा है 2, यानी कि 2 से 1 की ओर जाएगा, डायरेक्शन 2 से 1 की ओर जाएगा। यहाँ पर 2 पे फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है 1 लगा रहा है। देखिए यहाँ पर 2 पे फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है 1 लगा रहा है, यानी कि इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, और लगा कौन रहा है, ये 1 लगा रहा है। तो इधर से इधर ना जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे F 2/1, लेकिन जाके इधर जा रहे हैं 2 पे फोर्स 1 लगा रहा है, तो 1 से 2 की ओर। तो R के वैल्यू R के वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर। ठीक है ना, थोड़ा सा उल्टा होगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स तो इधर होगी, इसका यूनिट वेक्टर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिवन बाय 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r², तो हम लोग दोनों के लिए निकाल लिए। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिएगा, तो 1/1 2 और क्या 2 1, दोनों F1 F2 दोनों को डिवाइड करिएगा, कट छट के जो लास्ट में आएगा, लास्ट में यही आएगा, और इसमें भी एक अपोजिट आएगा और एक निगेटिव में आएगा। तो R21 दोनों डायरेक्शन है, F1 F2 है। अब देखिए R12 और R21 दोनों तो सेम है, दोनों का डायरेक्शन तो मतलब सेम है, केवल अपोजिट है, एक लेफ्ट साइड से लगा रहा है तो एक राइट साइड से, तो दोनों का हम लोग डायरेक्शन में निगेटिव डाल देंगे। बात को समझ गए। तो अगर R12 बराबर R21 है, तो दोनों को काट के हम 1 लिख सकते हैं, -1। कैसे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, R जितना डिस्टेंस पे वो है, दोनों डिस्टेंस पे सेम है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि दोनों फोर्स सेम लगा रहे हैं, दोनों फोर्स को हम सेम के बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन डिस्टेंस दोनों का सेम है, इसीलिए R1 बराबर R21 कर सकते हैं, लेकिन निगेटिव साइन लगा देना होगा, क्योंकि एक इधर से फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, तो एक इधर से लगा रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो निगेटिव ले लिए, दोनों कट गया, -1। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे देखिए 1 2 है, यहाँ पे 2 1 पलट दिए, ऊपर नीचे कर दिए, तभी जो माइनस नीचे में था अब माइनस ऊपर में चला गया। ठीक है, अब सिंपल में क्या करेंगे, इसको 1 2 को इधर कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो F12 बराबर -F21। अगर दो फोर्स लग रहे हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में हम देख रहे हैं, दो चार्ज के बीच में जब फोर्स लग रहे हैं वेक्टर फॉर्म के रूप में देख रहे हैं, तो याद रखिएगा कि दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाते हैं, बट डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है, तो दोनों का फोर्स बराबर होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। यही आपका होता है कि वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब लॉ दिखाइए। बात को समझ गए। चलिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म में देखें तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस माने एक फिजिकल महत्व क्या हुआ, इस कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बताइए। तो मतलब बताना, पहला मतलब इसका यही है कि इट ओबे द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का तीसरा लॉ जो मोशन का है उसी को ओबे करता है, फॉलो करता है, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ में हम लोग पढ़े हैं कि इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एवरी दोनों का एक्शन इक्वल है, लेकिन अपोजिट रिएक्शन है, दोनों निगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ओबे थर्ड लॉ को ओबे करता है। ठीक है, और इसके बाद बोथ फोर्सेज ऑन द लाई ऑन द सेम लाइन एंड एक्टिंग द अपोजिट डायरेक्शन। एक ही लाइन पे दोनों फोर्स लाई करते हैं, ये भी इसी लाइन पे, ये भी इसी लाइन पे, इसी लाइन पे दोनों फोर्स है, लेकिन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर की ओर फोर्स लगाता है तो एक इधर की ओर फोर्स लगाता है। तो कूलम्ब फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। इसको सेंट्रल फोर्स, क्योंकि एक इधर से लगा रहा है, एक इधर से, दोनों सेंटर की ओर फोर्स लगाता है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बात को समझ गए होंगे मेरे दोस्त। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, 1 2 नंबर में कभी कभी पूछ देता है। सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज क्या है। लेट अस कंसीडर ए चार्ज Q।
चलिए हम लोग मान के चलते हैं कि ये क्या है, चार्ज क्यू है, इज सराउंडेड बाई ए अदर चार्ज हैज शो इन द फिगर। एक चार्ज यहाँ पर क्यू है और सराउंडेड बाई अदर बहुत सारे चार्ज हैं, यहाँ पे देखिए Q1 है Q2 है, बहुत सारे चार्ज हैं, तो सभी चार्ज द्वारा घिरा हुआ है, घिरा हुआ है एक चार्ज, आगे देखिए, और सभी चार्ज अपने अपने फोर्स लगा रहा है डायरेक्शन पे, Q1 की तरह यहाँ पे R1 इधर फोर्स लगा रहा है, ये सब अपना अपना फोर्स इधर लगा रहे हैं इस पर, ठीक है ना, हर एक डायरेक्शन में। चलिए बात को समझिए, तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज Q ड्यू टू Q1, अगर देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, Q पे फोर्स कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है, Q कहाँ पर है, Q यहाँ पर है, Q1 यहाँ पर है, इधर अपना फोर्स लगा रहा है, R1 के रूप में डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, F1 1/4 नोट Q1 और Q1, यहाँ पर Q और Q1 बटा में R स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, क्योंकि Q1 के बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर डिस्टेंस R1 हो जाएंगे, तो R1 का स्क्वायर, ये आपका सेंट्रल हो गया, ये आपका Q एक चार्ज हो गया, ठीक है। तो दोनों फोर्स लगाएं, ये हम लोग जानते हैं, और F1 यानी कि पहला फोर्स निकालिए, उसी प्रकार दूसरा फोर्स, उसी प्रकार तीसरा फोर्स, सारे फोर्स को निकाल लेंगे जितने फोर्स है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q2 के कारण क्या फोर्स लग रहे हैं, तो उसको भी निकाल लेंगे, सिमिलरली सारे को निकाल लेंगे, फोर्स थ्री से क्या निकल, सारे को निकाल के सिमिलरली 4 से 5 से 1/4 पाई, Q की जगह Q5 हो गया, R5 का स्क्वायर, तो सारे फोर्स हम लोग निकाल लिए। उसके बाद क्या करेंगे आगे देखिए, उसके बाद टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q इज, तो टोटल फोर्स क्या होंगे, टोटल फोर्स सारे को ऐड कर देंगे, सारे को ऐड करिए, फर्स्ट फोर्स को ऐड करिए, सेकंड को ऐड करिए, थर्ड को ऐड करिए, फोर्थ को ऐड करिए, फिफ्थ को ऐड करिए, सारों को ऐड करिएगा मेरे दोस्त, उसमें से कॉमन आ जाएगा 1/4 नोट, और बटा में Q जो है ना ऊपर में कॉमन आ जाता है, बाकी Q1 बटा में R1 स्क्वायर, Q2 बटा में R2 स्क्वायर, Q3 बटा में R3 स्क्वायर, और Q4 बटा में R4 स्क्वायर, Q5 बटा में R5 स्क्वायर। तो यही होता है सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज, दिस इज कॉल्ड सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज, सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज, एकदम सिंपल है। F निकालने के लिए पूछ देगा, बहुत सारे चार्ज दिए रहेंगे, बहुत सारे फोर्स रहेंगे, तो सारे को कुछ नहीं करना, 1/4 जो मेन चार्ज उसको ऊपर लिखिए, बाकी जो भी चार्ज है डिस्टेंस वो सबको प्लस कर देना है, हो गया। चलिए, और थोड़ा सा कितना बड़ा वीडियो बन चुका है हम लोग का, वीडियो 27 मिनट का, अभी और पढ़ाएंगे, बहुत सारे चैप्टर हैं, बहुत यूनिट है ना, थोड़ा ज़्यादा पढ़ाना होगा। चलिए, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देख लेते हैं, इधर थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा आसान है, इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होंगे केवल डेरिवेशन स्टार्ट होंगे, तो थोड़ा सा दिक्कत होंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल देख लेते हैं थोड़ा जल्दी में हम लोग। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज का कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसका भी डिफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो क्या बोल रहे हैं, वह एक प्रोसेस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है, इज क्या, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली, हर जगह पे यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूट करना, उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। 3 प्रकार का होता है, देयर आर 3 टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विच आर फॉलो, देखिए फॉलो कौन कौन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे कैसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते लाइन के रूप में लीनियर, देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ है, लेंथ का एक यूनिट में कितना चार्ज, दूसरा यूनिट पर यूनिट में देख लेते हैं एक यूनिट में कितना चार्ज है, तो उसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज डिनोटेड बाय लेमडा, लेमडा बराबर कटा Q बटा में L, Q हो गया टोटल चार्ज, तो Q और बटा में L जो लेंथ है, मान ली 12 मीटर, टोटल हमको मान ली चलिए 20 है, ठीक है। L मेरा 2 है, तो 2 से डिवाइड दे दें तो निकल जाएगा, L हमारा 2 है, तो 2 से डिवाइड यानी कि 10, यानी कि प्रत्येक लेंथ में 10 यूनिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। L करने का मतलब पर यूनिट, माने एक लेंथ में कितना चार्ज है, कितना बड़ा लंबाई है, इतना लंबा, इसमें से एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, पर यूनिट लेंथ कहने का मतलब एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज बटा हुआ है, उसी को बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बात को समझ गए। चलिए, क्योंकि 20 था और दो मेरा एक यूनिट 2 मानते हैं, 2 से डिवाइड दे दिए, यानी कि प्रत्येक यूनिट पे जो लेंथ है, तो प्रत्येक यूनिट पे आपका 10 चार्ज बढ़ जाता है। बात को समझ गए। चलिए आगे देख लीजिए, एक सेकंड यहाँ पर, हाँ ठीक है, 2 मीटर लेंथ रहेगा, लंबाई जितना, 1 मीटर में कितना 10, पर यूनिट में 2 से डिवाइड नहीं, तो पर यूनिट पे 10 मीटर होगा। चलिए 2 से डिवाइड 10, एक सेकंड यहाँ पर जो एग्जाम्पल हम समझाना चाहते हैं, हाँ तो 1 मीटर लेंथ पे 1 मीटर पे 10 यूनिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। उसी प्रकार इसका यूनिट देख लीजिए, तो यूनिट सिंपल है, कूलम पर मीटर, सॉरी, क्योंकि चार्ज का कूलम होता है और लेंथ का पर मीटर, तो यहाँ पे कर दिए, बटा में L मीटर हो गया। तो चार्ज का क्या होता है, 80, चार्ज का कैसे होता है स्टार्टिंग में बताए थे, और मीटर का L होता है, तो बटा में ना, तो ऊपर में जाएगा तो -1 हो जाएगा, सिंपल है। उसी प्रकार सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पर यूनिट सरफेस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, वो तो लेंथ पे दिख रही है, 1 यूनिट लंबाई पे, अब पर यूनिट पे देख लेते हैं कि कितना आपको डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर पर यूनिट एरिया पर,
वो पर यूनिट लेंथ पे थे, 1 मीटर लंबाई पे। अब 1 मीटर स्क्वायर पूरा एरिया में कितना चार्ज बढ़ गया है, तो उसी के बारे में। पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको रो या सिग्मा, सिग्मा बोल कहते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। रो तो इसको बोलते हैं ना, रो तो इसको बोलते हैं, रो इसको बोलते हैं। रो आप पढ़िएगा आगे चल के, किस में पढ़िएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़िएगा, ठीक है। तो इसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। क्यू क्या होगा, चार्ज होगा, ए क्या होगा, ए आपका एरिया हो गया। तो वही है, चार्ज आपका 20 यूनिट है, एरिया आपका मान लीजिए, टोटल एरिया आपका मान लीजिए 10 है, तो 10 से डिवाइड दीजिए, तो प्रत्येक एरिया में, पर यूनिट एरिया में 2-2 चार्ज रहेंगे, 2-2 कॉलम चार्ज बटेंगे। तो बात को समझ गए, आगे बढ़े। इसका भी सिमिलर है, इसका भी सिमिलर है। कैसे, एक था लेंथ में, एक था एरिया में, तो यहाँ पे कुलम हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो डायमेंशन ए है T-2। सिमिलरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम में कितना है, पूरा आयत में कितना चार्ज बटा हुआ है, 3D में आ गया। वो था 1D 2D, उसके बाद 3D में, लेंथ ब्रेथ हाइट में। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना कैसे कर रहे हैं, उस 3 प्रकार से करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए आ गया, इसी को बोलते हैं रो, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय रो, तो रो बटा क्यू बटा में भी, क्यू चार्ज हो गया, भी आपका वॉल्यूम हो गया। तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना होंगे, तो वॉल्यूम का क्या होता है, तो कुलम हो गया, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, लेंथ ब्रेथ हाइट, डायमेंशन AL T-3। आई थिंक वीडियो आधा घंटा का बन चुका है मेरे दोस्त, और ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। 2 वीडियो बने और चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेकंड चैप्टर है, तो आगे से इसको स्टार्ट करेंगे, खत्म करेंगे, जो धीरे धीरे आते रहेंगे, पढ़ते चलेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो बस थैंक्स फॉर वाचिंग। कुछ समझ पाए तो लाइक जरूर करना है, और कुछ नहीं समझ पाए तो उसको एक्स्ट्रा पढ़ लेना, कहीं से पढ़ लेना, लेकिन सीख लेना है। बस थैंक्स।